मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास साइंस में लेसन नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। ये बच्चों शुरू कर दिया गया है तुम्हारा लेसन नंबर 5 9th क्लास में, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। और अब इस लेसन में हम पहुंच गए हैं स्टेप नंबर 5.2 कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। अभी पिछली वीडियो में आपको पता चला है कि जीव जंतुओं का शरीर या पेड़ पौधों का शरीर और पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन सभी का शरीर जो होता है या स्ट्रक्चर जो है कोशिका के द्वारा होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है और सभी कार्य कोशिका के अंदर पूरे होते हैं। ये आप पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं इस लेसन नंबर 5 में 9th क्लास में बच्चों। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि ये कोशिका जो होती है इसका संरचनात्मक संगठन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। क्योंकि जब सभी क्रियाएं कोशिका की सभी क्रियाएं इसी के अंदर पूरी होती हैं तो ये पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है, ये समझना भी ज़रूरी होता है, ये अध्ययन करना भी ज़रूरी है कि इसका संरचनात्मक संगठन क्या होता है, ये किस प्रकार बनी होती है, कौन कौन से अंग इसमें स्थित होते हैं, वे कौन कौन से कार्य करते हैं। हमने देखा है कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका ऐसे संगठित होती हैं, ठीक है बच्चों। कोशिका कैसे संगठित होती हैं, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, जिस सूक्ष्मदर्शी की रचना रॉबर्ट हुक ने की थी, तो उनको देखने में पता चलता है कि उसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है, अंदर केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है और कोशिका द्रव के अंदर बहुत से ऐसे अंग होते हैं जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं और वे क्रिया हमारे जीवन संबंधित होती हैं। ऐसी सभी क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर होती हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या होती है या केंद्रक किसे कहते हैं, कोशिका द्रव क्या है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि जब कोशिका का अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि उसमें बाहर की तरफ प्लाज्मा झिल्ली, जिसको इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कोशिका के अंदर जो होने वाली क्रियाएं हैं वो सभी बाह्य वातावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुण के कारण संभव होती हैं। ये सभी क्रियाएं जो हैं इसके अंदर होती हैं और इन झिल्ली का क्या कार्य है, केंद्रक का क्या कार्य है, कोशिका द्रव का क्या कार्य है, इसके भी हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। प्लाज्मा झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका का सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल वॉल होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। कुछ पदार्थ तो अंदर चले जाते हैं और कुछ पदार्थ अंदर से बाहर आ जाते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण, क्योंकि ये झिल्ली की तरह कार्य करती है। जो पदार्थ की आवश्यकता होती है वो अंदर चले जाते हैं, जिन पदार्थों को बाहर निकालना होता है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस झिल्ली को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। कैसी झिल्ली कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली, जिनमें से कुछ पदार्थों का आवागमन चलता रहता है, या वर्णनात्मक प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है, कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, इस सब की जानकारी अब हम आगे करने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पर कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन है अंदर चली जाती है। पिछले अध्याय में हमने विसरण की क्रिया के विषय में हम पढ़ चुके हैं कि यह पदार्थों की गति को विसरण की क्रिया कहते हैं, जिसमें कुछ पदार्थों का अंदर और कुछ पदार्थों का बाहर आवागमन होता रहता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ CO2 जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है बच्चों, यूजलेस पदार्थ के रूप में होता है या बेकार पदार्थ के रूप में होता है, जिसका निष्कासन कोशिका से बाहर अवश्य होना चाहिए, कोशिका में एकत्र हो जाते हैं
और उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, और किसी चीज़ की जब सांद्रता बढ़ जाती है वो कम सांद्रण वाले स्थान की तरफ को आवागमन उनका शुरू हो जाता है। तो बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से अर्थात जो हाई कंसंट्रेशन के स्थान है उनसे लो कंसंट्रेशन की तरफ इसकी विसरण क्रिया हो जाती है, अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर इसका आवागमन शुरू हो जाता है। इस क्रिया को हम विसरण क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन की मात्रा जिनमें बाहर उच्च सांद्रण होता है, अंदर निम्न सांद्रण होता है, तो ये भी उच्च से निम्न की तरफ अर्थात बाहर से अंदर की तरफ को इसका विसरण शुरू हो जाता है। तो ये क्रिया विसरण क्रिया कहलाती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही संभव होती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं, परासरण की क्रिया कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, अर्थात उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ को, या उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता या कम सांद्रता वाले स्थान की तरफ को गति करते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। यदि कोशिका का तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल से शक्कर अथवा नमक की सहायता से कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो में रखा गया है तो जल प्राशन की विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को हम अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। बच्चों, इस चीज़ को जैसे मुनक्का या किशमिश होती हैं, इससे बेहतर समझा जा सकता है। जब मुनक्के को हम दूध या जल में डाल देते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ घंटों के बाद या कुछ समय बाद मुनक्का या किशमिश फूल जाता है, अर्थात जो बाहर का पानी है वो अंदर पहुंच जाता है, जल जो है उसमें अंदर प्रवेश कर जाता है। और जो किशमिश और मुनक्के की जो बाहरी परत है वो एक तरीके से पारगम्य झिल्ली होती है, जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। अर्धपारगम्य होती हैं कि जल जो है उस झिल्ली से होते हुए किशमिश या मुनक्के के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस क्रिया को हम परासरण की क्रिया कहते हैं। और कुछ जब जल अंदर चला जाएगा तो वो फूल जाती है, तो उसका यही कारण है कि उसका वो धीरे धीरे जल जो है उसमें अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जो जल का कंस्ट्रक्शन सांद्रता है, जो जल की सांद्रता वो कम है, और उसके अंदर जो घोल है, शर्करा का जो गाढ़ा घोल है किशमिश या मुनक्के के अंदर, वो उसका सांद्रण अधिक है। तो परासरण की क्रिया जब होती है तो कम सांद्रण वाले स्थान से अधिक सांद्रण वाले स्थान की तरफ को जल का परासरण होता है, जल का आवागमन होता है। इस क्रिया के द्वारा जल मुनक्के या किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है और वो कुछ समय पश्चात फूल जाती है। इसको हम आसानी से समझा जा सकता है परासरण की क्रिया को मुनक्के और किशमिश के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यदि कोशिका को ऐसा माध्यम विलयन में रखा जाए, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसका बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली में जल से कोई शुद्ध गति नहीं होती। और जब दोनों तरफ का सांद्रण बराबर है तो उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है। और बच्चों, अगर सांद्रण कम या ज़्यादा है तो विसरण की क्रिया होती है, परासरण की क्रिया होती है, और कोई भी क्रिया उसके द्वारा नहीं हो पाती। तो ये जल का आवागमन एक प्रकार से सांद्रण पर निर्भर करता है कि अगर माध्यम 2 हैं और उसमें एक माध्यम का सांद्रण कम हो और एक का ज़्यादा हो, जल की गति तभी हो सकती है, चाहे वो विसरण की क्रिया के द्वारा अंदर से बाहर की तरफ होगी या परासरण की क्रिया के द्वारा बाहर से बच्चों अंदर की तरफ होगी। तो इस प्रकार और एक स्टेज आती है कि जिसमें किसी प्रकार का भी सांद्रण कम या ज़्यादा नहीं होता है, दोनों माध्यमों का सांद्रण बराबर होता है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं।
कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर जाएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो यही कारण है। तो 3 प्रकार से जल का एक आवागमन होता है, और ये सारा कुछ किस पर निर्भर करता है बच्चों? ये सांद्रण पर निर्भर करता है कि जो दोनों माध्यम हैं जिनमें प्रासरण विसरण की क्रिया होने वाली है, उनमें सांद्रण कम या ज़्यादा किसका है, उसी की तरफ को ये गति होती है। क्रियाकलाप दिखाया गया, इसमें अंडे का उदाहरण दिया गया है बच्चों। किशमिश और मुनक्के का भी उदाहरण हो सकता है। इसमें अंडा भी एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका होता है, उसमें भी इसको अच्छी तरह समझा जा सकता है। मुनक्के और किशमिश के एग्जाम्पल को आप घर पर भी करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों द्वारा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं। जितने भी अलवणीय जल में पाए जाने वाले जीव, पौधे हैं या सूक्ष्म जीव हैं, वो सभी प्रासरण के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। बच्चों, इसका तात्पर्य यह है कि कोशिका के अंदर और बाहर जो भी पदार्थों का आवागमन होगा वो विसरण और प्रासरण के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो ये भी प्रक्रियाएं पौधों के अंदर होती रहती हैं, जीवों के अंदर होती रहती हैं, और विसरण और प्रासरण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोज्य पदार्थों का भी एक प्रकार से भोज्य पदार्थों को भी बाह्य वातावरण से ग्रहण करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। बच्चों, ये आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का यहीं तक आपका कंप्लीट करवा दिया गया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको कल भेजी जाएगी, और जिसमें आपको अध्ययन कराया जाएगा कोशिका भित्ति। बच्चों, साथ साथ पढ़ते रहें। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे, बुक्स के साथ देखेंगे, उतना ही साइंस की बुक ही आपके समझ में आएगी। क्वेश्चनों को आपको यहाँ आकर के भी उस पर मार्किंग किया जा सकता है, निशान लगवाए जा सकते हैं, किंतु आप जो हैं इसको वीडियो के साथ साथ बुक्स को भी पढ़ते रहें, देखते रहें, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल में आकर के संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।